हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने देखा था खाद व उर्वरक के अंतर्गत अपना यानी जो भी नाइट्रोजन वाले उर्वरक थे वो नाइट्रोजन वाले उर्वरक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यानी फास्फोरस वाले उर्वरक। तो यहाँ देखते हैं फास्फोरस युक्त उर्वरक, यानी वे उर्वरक जिनमें क्या पाए जाते हैं, जिनमें कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है, फास्फोरस से पाया जा रहा है। इन फास्फोरस उर्वरकों को अपन क्या करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर एक, जल में घुलनशील। नंबर एक अपन ने देखा जल में घुलनशील। देखो जल में घुलनशील यानी कुछ एग्जाम्पल अपन को देखने को मिलेंगे जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, इनके अंतर्गत अपन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। क्या है एग्जाम्पल आ गया अपने पास में, सिंगल सुपर फास्फेट। यहां लिखोगे भारत में निर्मित सर्वप्रथम निर्मित उर्वरक। भारत में सर्वप्रथम निर्मित उर्वरक, यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम निर्मित उर्वरक कौन सा है भारत में, तो आपको बताना है सिंगल सुपर फास्फेट। अब बात हो जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में। देखो क्या होता है, फास्फोरस होता है मोस्टली, तो क्या है, फास्फोरस युक्त उर्वरक है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और इसके अलावा इसमें सल्फर भी पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं, यानी तीनों चीज देख लेते हैं। तो फास्फोरस जो होता है वो होता है कितना, 16% होता है। इसके बाद आता है सल्फर। सल्फर अपने नॉर्मल 10 से 12% होता है और जो आपका कैल्शियम होता है वो कितना होता है, 19% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमेशा क्या होता है, जो क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा क्या करता है, यानी पूछने का जो तरीका है वो बदलता है एग्जामिनर। क्यों करता है, क्योंकि सबको ये चीज तो याद रहती है कि फास्फोरस यानी SSP होता है, इसमें फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है, लेकिन इसमें सल्फर दिमाग में ही नहीं रहता है और ऑप्शन जो देखने को मिलता है वो हमेशा 16 यानी जो भी फास्फोरस वाला है पहले देखने को मिलता है। तो हमेशा टिक किस पे किया जाता है, फास्फोरस पे किया जाता है। आपको याद रखना फास्फोरस कितना, 16%, सल्फर होता है वो 10 से 12% होता है और जो कैल्शियम होता है वो कितना होता है, 19% होता है। इसके बाद एग्जांपल अपन देख रहे हैं, यानी SSP के बाद में DSP यानी डबल सुपर फास्फेट। डबल सुपर फास्फेट यानी 16 का क्या कर दो, डबल कर दो। 16 का डबल करोगे कितना आ जाता है अपने पास में, 32। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल देखा अपन ने TSP यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्या हो जाएगा, ट्रिपल सुपर फास्फेट, यानी इसका जो भी आपका SSP का था उसका ट्रिपल कर दो, 16, 32 और 48, यानी यहाँ पर फास्फोरस कितना परसेंट आ जाएगा, आपके 48% आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम जो भी आपका DAP होता है, इस DAP में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा चुका। नाइट्रोजन कितना था आपका, यानी यहाँ पर 18% और जो फास्फोरस होता है वो कितना होता है, 46%। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें क्या किया था, इसने सबसे पहले हमेशा दिमाग में एक चीज याद रहती है, फास्फोरस 46% होता है और ये इसने क्या किया, घुमा के एग्जाम यानी क्वेश्चन पूछा। इसने सबसे पहले पूछ लिया कि DAP में क्रमशः नाइट्रोजन व फास्फोरस होता है, तो पहले आपको बताना है, पहले नाइट्रोजन कितना परसेंट, 18% और उसके बाद में फास्फोरस बताना है कितना, 46%। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं MAP यानी मोनो अमोनियम फास्फेट। अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा आया, MAP यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, मोनो अमोनियम फास्फेट कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, 11% और जो फास्फोरस होता है वो कितना परसेंट होता है, 48% होता है। ये तो अपन इसके एग्जांपल देखे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जो भी जल में घुलनशील उर्वरक होते हैं इनको कौन सी फसलों में यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो भी आपके जो छोटी फसलें होती है, छोटी अवधि की फसलें होती हैं, उन छोटी अवधि वाली फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। छोटी अवधि वाली फसलों में इसका प्रयोग करते हैं, फसलों में प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कौन सा देख लिया, जल में घुलनशील उर्वरक यानी फास्फोरस युक्त उर्वरक देख लिए। अब आ जाता है नेक्स्ट साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। इसमें
दूसरा आपका आता है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, यानी इस प्रकार के उर्वरक किसमें घुलनशील होंगे? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होंगे। इसमें साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होंगे। अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यानी इसमें अपन देखते हैं बेसिक स्लेग। अपना एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? बेसिक स्लेग आ जाएगा। और बेसिक स्लेग जो होता है, बेसिक स्लेग, इस बेसिक स्लेग में जो फास्फोरस होता है वो होता है आपका 14 से 18%। कितना होता है? 14 से 18% होता है। याद रखना, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन सा उर्वरक है? बेसिक स्लेग। और इस बेसिक स्लेग में आपका फास्फोरस कितना है? 14 से 18% है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं डीसीपी यानी डाई कैल्शियम फास्फेट। दूसरा एग्जांपल कौन सा आ जाता है? डीसीपी, डाई कैल्शियम फास्फेट। इस डाई कैल्शियम फास्फेट में जो फास्फोरस होता है वो होता है 33 से 39%। कितना होता है? 33 से 39% होता है। जो डीसीपी है, इस डीसीपी का प्रयोग अपन अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए भी करते हैं। याद रखना, यानी जो भी आपने पढ़े बेसिक स्लेग और जो आपका डीसीपी आया, उनका प्रयोग अपन क्या करते हैं? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं दोनों में अघुलनशील। किसमें? यानी जल में भी अघुलनशील होगा और जो साइट्रिक अम्ल में भी क्या होगा? अघुलनशील होगा। तो तीसरा अपन ने देखा जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील, दोनों में अघुलनशील, यानी आपके जल में भी अघुलनशील है और साइट्रिक अम्ल में भी क्या है? अघुलनशील है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखते हैं आप रॉक फॉस्फेट। कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं? रॉक फॉस्फेट। एग्जाम्पल अपन ने कौन सा देखा? रॉक फॉस्फेट। सुपरवाइजर 2018 यानी 18 वैकेंसी और 19 में जो एग्जाम लगा था उसका पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा था? यानी अम्लीय मृदा। अब देखो यहाँ पर दो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप इस चीज को याद रखोगे। आपके यहाँ ने जो बेस्ट आपने पढ़ा रॉक फॉस्फेट, इस रॉक फॉस्फेट का प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। ठीक है, याद रखना। आपने ऊपर भी पढ़ लिया डीसीपी और आपका जो बेसिक स्लेग था उसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम कौन सा ऑप्शन करें। आपने तो हमारे को 3 एग्जांपल ऐसे बताए जो कि क्या है? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के काम में लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि आपको पूछा जाता है कि अधिक अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा फास्फोरस युक्त उर्वरक काम में लिया जाता है, तो आपको बताना है रॉक फॉस्फेट। यानी रॉक फॉस्फेट का प्रयोग अपन क्या करते हैं? बहुत ज्यादा जो अधिक अम्लीय मृदाएं हैं उनको सुधारने के काम में लेते हैं। और उसके अलावा जो आपका बेसिक स्लेग होता है और डीसीपी होता है यानी डाई कैल्शियम फास्फेट होता है, इसका प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं? यानी अम्लीय नॉर्मल जो अम्लीय मृदाएं होती है उनको सुधारने के लिए करते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि रॉक फॉस्फेट में जो फास्फोरस होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपके 20 से 40%। कितना होता है? 20 से 40%। इसी के साथ इस रॉक फॉस्फेट में क्या होता है? कैल्शियम भी होता है और ये कैल्शियम होता है 33%। कितना होता है? 33% होता है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा काम में कौन सा लिया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट यानी अधिक अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लेते हो। ठीक है, सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि वहां पर इस क्वेश्चन को डिलीट मारा गया क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं दिया था, ओनली ये दिया था कि अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, और अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए एग्जाम्पल इसमें सारे ऐसे कैसे उठा के दे दिए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को वहां पर डिलीट किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, अपन पोटेशियम युक्त उर्वरक पढ़ते हैं। यानी फास्फोरस युक्त उर्वरक अपने 3 प्रकार के हो गए। चलो पोटेशियम युक्त उर्वरक देखो कंडीशन, पहली कंडीशन यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि अपने भारत में ये निर्मित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? निर्मित नहीं होते हैं। निर्मित नहीं होने के कारण क्या होता है? इनको दूसरे देशों से आयात करना होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आयातित उर्वरक।
अपन ने क्या लिखा, आयतित उर्वरक। कौन से, पोटेशियम युक्त उर्वरक। समझ में आ गई। फिर बात करते हैं इसके अंतर्गत अपन एग्जांपल देखते हैं एमओपी। इसको अपन KCl के नाम से भी जान सकते हैं, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आया, यानी MOP म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ बात करते हैं, इसमें पोटेशियम में पहले बता चुका आपको कितना % होता है, 60% होता है। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखोगे कि जो भी आपके सोलेनेसी कुल की फसलें होती हैं, कौन से कुल की फसलें, सोलेनेसी कुल की फसलें होती है, उसमें इस MOP का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो पोटेशियम ये होता है, जो क्लोराइड होता है, ये क्लोराइड क्या करता है, जो सोलेनेसी कुल की फसलें होती है उन पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो उनके लिए कौन सी क्रॉप यानी कौन से उर्वरक का प्रयोग अपन करते हैं, यहाँ ये चीज तो लिख लीजिए कि सोलेनेसी कुल में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी जो अपना पोटेशियम का उर्वरक है, वो पोटेशियम का उर्वरक कौन सा पढ़ते हैं, तो यहां पर पढ़ लेते हैं SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटास। सल्फेट ऑफ पोटास को अपन और किस नाम से जानते हैं, K2SO4 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, K2SO4 के नाम से जानते हैं, यानी पोटेशियम सल्फेट। इस पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम कितना % होता है, 50% होता है। कितना % होता है, 50% होता है। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट जो अपन ने बात की, नेक्स्ट इसी पोटेशियम युक्त उर्वरक के अंतर्गत तो अपने एक उर्वरक और पढ़ते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार का उर्वरक है, संयुक्त उर्वरक है। कौन सा है, संयुक्त उर्वरक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट अपन ने कौन सा देखा, पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक देखा। पोटेशियम जो नाइट्रेट है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन भी होगा और पोटेशियम भी होगा। नाइट्रोजन कितना होता है, यानी आपके 13% होता है, और जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, 44% होता है। कितना होता है, 44% होता है। या यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस पोटेशियम जो उर्वरक है, पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक है, इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, फल वृक्षों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, फल वृक्षों के लिए करते हैं। ठीक है। फिर बात आ जाती है, नेक्स्ट अपन देखते हैं उर्वरकों में द्वितीय पोषक तत्व या जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से पाए जा रहे हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया यानी वो अपने दे देता है अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट में क्या होता है, अमोनिया भी होता है और सल्फर भी होता है। सल्फर क्या है, चलो अमोनिया तो क्या था, नाइट्रोजन यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स था, और जो सल्फर होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है। अब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होता है तो वो चीज भी आपको पूछ सकता है, तो ये चीज अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो, अपन सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कौन सा, यानी अमोनियम सल्फेट ही देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट ही देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन में बता चुका कितनी होती है, 20.5% होती है। अब दोबारा हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 20.5% होती है। और जो सल्फर होता है वो कितना % होता है, 24% होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। ये चीज मैं पहले ही बता चुका, सिंगल सुपर फास्फेट में मैं कैल्शियम भी बता चुका आपको और मैं सल्फर भी बता चुका आपको। सल्फर मैंने वहां पर आपको बताई थी 10 से 12% और कैल्शियम मैंने बताई थी कितनी %, 19% बताई थी। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे देखते हैं अपन, यानी आपका ASN था, ASN आपने पढ़ा कौन सा, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अब अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट यानी अमोनियम जो नाइट्रेट था वहां तो अपन ने पढ़ा था इसका जो रेशियो 75-25, यानी जो नाइट्रोजन था नाइट्रेट के अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर है, ये सल्फर भी पाई जा रही है, ये सल्फर कितनी होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15% होती है। कितनी % होती है, 15% होती है। फिर आते हैं यानी फेरस सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस जो सल्फेट होता है यानी आयरन भी होगा और सल्फर भी होगा। आयरन कितना होता है 18.8 यानी 19% और जो सल्फर होता है 18.8%, यानी आयरन तो आपको बताना है कितना 19%, आयरन 19% और सल्फर होता है 18.8% होता है। ठीक है। फिर एग्जांपल और देखते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं जेडनसोफोर यानी जिंक सल्फेट।
नेक्स्ट एग्जांपल अपन कौन सा देख रहे हैं, जिंक सल्फेट देख रहे हैं। जिंक सल्फेट में क्या होता है, जिंक और सल्फर दोनों है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट में जो सल्फर होती है वो तो होती है 17.8%, कितनी होती है 17.8%, और जो जिंक होता है वो होता है 21%, कितना होता है 21%। तो इनमें से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यानी अपन अपने जो भी उर्वरक हैं उनकी अम्लीय समतुल्यता और क्षारीय समतुल्यता, इसमें से भी बहुत बार एग्रीकल्चर जो कंपटीशन है उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं अम्लीय समतुल्यता। तो यहां पर मैं एक बार लिख रहा हूं उर्वरक और एक तरफ लिख रहा हूं मैं अम्लीय समतुल्यता। अम्लीय समतुल्यता का मतलब क्या होता है, यहां आपको इसको चीज को समझना है। देखो, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए अपन क्या करते हैं, कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपके यानी आपने अपन कोई भी उर्वरक डालते हैं, जैसे अपन ने क्या डाला, कोई भी अम्लीय उर्वरक डाल दिया, इसके अंतर्गत यानी अपन एग्जांपल लेते हैं यूरिया, क्या ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं। अब यूरिया क्या कर रहा है, मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ रहा है, ठीक है, अम्लीय प्रभाव छोड़ रहा है। तो इस 100 केजी अपने यूरिया ले रहे हैं, वो प्रभाव जितना छोड़ रहा है उसको अपने को सुधारने के लिए कितना चूना लेना है, कितना केजी चूना लेना है, उसको अपन क्या कहते हैं, अम्लीय समतुल्यता कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि अम्लीय समतुल्यता क्या होता है, यानी 100 केजी यूरिया अपने खेत में प्रयोग में लिया, उसने जितना उसका अम्लीय प्रभाव मृदा पर छोड़ा, उस अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए जितना चूना काम में लेना है, उस चूने को अपन क्या कहते हैं, उस चूने को यानी जितना चूना काम में लेते हैं, फिर बाद जितना चूना अपन ने काम में लिया उसको लिए अपन ने क्या, यानी जो काम में लिया वो होता है अम्लीय समतुल्यता। तो यहां पर अपन ने अम्लीय समतुल्यता देखी, समझ में आ गया अम्लीय समतुल्यता क्या होती है। अब इनके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इनके एग्जाम्पलों के अंतर्गत देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं एनहाइड्रस अमोनिया। क्या देखते हैं, एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, 82% नाइट्रोजन होती है। एक बार में थोड़ा सा ये चीज मैंने पहले बताई नहीं थी, मैं बता रहा हूं। यहाँ पर एनहाइड्रस अमोनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। कि सबसे आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस उर्वरक में होती है, तो आपको बताना है एनहाइड्रस अमोनिया, जिसको निर्जल अमोनिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, निर्जल अमोनिया के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, इट मींस क्या होगी भाई, मृदा पे ज्यादा प्रभाव डालेगा तो अपने को उतने ज्यादा चूना काम में लेना पड़ेगा। यहाँ जो आपके एनहाइड्रस अमोनिया है, इसकी समतुल्यता होती है 148। कितनी होती है, 148 होती है, सर्वाधिक इसी की होती है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपके जो भी एनहाइड्रस अमोनिया होता है उसकी समतुल्यता कितनी होती है, तो आपको बताना है 148। आ गया समझ में। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, वो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख लेते हैं अमोनियम सल्फेट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि आपके लास्ट अभी आपका जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट की अम्लीय समतुल्यता कितनी होती है, तो आपको बताना है इसकी 110 होती है। कितनी होती है, 110 होती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी ऐसे मान के चलना इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, तो ध्यान देके पढ़ना है इसको। यानी एनहाइड्रस अमोनिया की सबसे ज्यादा होती है 148 होती है, और जो आपका अमोनियम सल्फेट होता है इसकी होती है 110। उसके बाद आते हैं अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अपन ने नाइट्रोजन पढ़ा था, वो कितना था, 26% था। 26% के साथ में इसकी जो अम्लीय समतुल्यता होती है वो होती है 128। कितनी होती है, 128 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यूरिया। नेक्स्ट एग्जांपल यूरिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था। यूरिया की जो अम्लीय समतुल्यता होती है वो होती है 80। कितनी होती है, 80 होती है। आया समझ में। चलो इसके आगे बाद में देख लेते हैं ASN यानी अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट।
ASN, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की जो अम्लीय समतुल्यता होती है वो होती है 93। कितनी होती है? 93 होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। डाई अमोनियम फास्फेट की जो अम्लीय समतुल्यता होती है वो होती है 77। कितनी होती है? 77 होती है। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई कि अम्लीय समतुल्यता क्या होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्षारीय समतुल्यता। क्या पढ़ रहे हैं? क्षारीय समतुल्यता पढ़ रहे हैं। चलो यहीं पर देख लेते हैं इस चीज को भी। क्षारीय समतुल्यता, क्षारीय समतुल्यता, एक तरफ वही उर्वरक का नाम लिख लो और एक तरफ आपकी क्षारीय समतुल्यता आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां क्षारीय समतुल्यता का मतलब यह है कि जो उर्वरक आप काम में ले रहे हो वो मृदा पे क्या करेगा? क्षारीय प्रभाव छोड़ेगा, और उस क्षारीय प्रभाव को अपने को कम करना है तो कम करने के लिए अपन कौन कौन से पदार्थ काम में लेंगे, वहां पर उसको कहा जाता है अम्लीय क्षारीय समतुल्यता कहते हैं। तो यहां पर आते हैं अपन उर्वरक के तौर पर देखते हैं, यानी इसमें देख लेते हैं कौन सा? सोडियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल क्या कौन सा देख रहे हैं अपन? सोडियम नाइट्रेट। अब मैं ये चीज आपको पहले बता चुका कि सोडियम नाइट्रेट किस प्रकार का उर्वरक है? क्षारीय उर्वरक है। किस प्रकार का उर्वरक है? क्षारीय उर्वरक है। तो मृदा पे क्या प्रभाव छोड़ेगा? क्षारीयता छोड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाती है सोडियम नाइट्रेट की जो क्षारीय समतुल्यता होती है वो होती है 29। कितनी होती है? 29 होती है। फिर आता है कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखा अपने कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट भी क्या होता है? यानी क्षारीय उर्वरक है। ये चीज भी आपने पढ़ी थी। यानी नाइट्रोजन कितने परसेंट थी कैल्शियम नाइट्रेट में? 15% थी। इसकी जो क्षारीय समतुल्यता होती है वो कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। उसके बाद आता है आपके कैल्शियम साइनामाइड। क्या आ जाता है? कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, ये भी क्या करता है? मृदा पर क्षारीय प्रभाव छोड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी क्षारीय जो समतुल्यता होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? कैल्शियम साइनामाइड की होती है, और वो कितनी होती है? 63 होती है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं DCP यानी डाई कैल्शियम फास्फेट। डाई कैल्शियम फास्फेट भी किस प्रकार का उर्वरक था? यानी क्षारीय उर्वरक था, और यहाँ पर इसकी क्षारीय समतुल्यता होती है 25। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। आया इतना समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं अपन अपने जो भी उर्वरक है उन उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां, यानी उर्वरकों को अपन किन किस विधियों के द्वारा प्रयोग में लेते हैं। तो ये चीज अपने को देखनी है। उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां, उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। देखो उर्वरकों को अपन क्या करते हैं? मोस्ट रूप में दो भागों में यानी दो भागों के रूप में यूज में लेते हैं। एक होता है ठोस रूप, ठीक है, और एक होता है द्रव रूप। आया? यानी अपन क्या करें? एक तो जैसे यूरिया है, उस यूरिया का अपन ने ठोस रूप में यूज में लिया, और एक तरफ दूसरा उसी यूरिया को अपन ने क्या कर दिया? यानी उसका घोल बनाया, और घोल बनाकर क्या कर दिया? पत्तियों पर छिड़क दिया। अपने याद करो अपने शुष्क खेती पढ़ी थी। शुष्क खेती में अपन ने पढ़ा था कि यूरिया के 2% घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो वो पानी छिड़काव के रूप में अपन ने क्या कर रहे थे? यानी घोल के उसको पत्तियों के रूप में फोल्डर यूज उसका कर रहे थे। तो दो रूप अपने पास में आए, यानी इसकी दो विधियां अपने पास में आई, एक ठोस विधि और दूसरी कौन सी विधि? आपका द्रव विधि। देखो यहां पर पहले पढ़ते हैं ठोस। पहले क्या पढ़ते हैं? ठोस रूप पढ़ते हैं। देखो ठोस रूप में भी अपन क्या करते हैं? इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। एक छिटकवा विधि, एक तो छिटकवा विधि, और दूसरा आपका यानी आप क्या करोगे? आपके यानी उसमें संस्थापन विधि नाम जो यूज में आता है वो आता है संस्थापन विधि। दूसरा आता है संस्थापन विधि। छिटकवा का मतलब यानी फसल के बाद में, फसल के उगने के बाद में आप क्या कर रहे हो? उसको छिटक कर यूज में ले, हालांकि पहले भी कर सकते हो
लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, उसको छिटक कर दे रहे हैं। और संस्थापन का मतलब होता है मृदा सतह से नीचे अपन उसको डाल रहे हैं। ये दोनों में इस डिफरेंस ये होता है, एक का मतलब होता है मृदा सतह से नीचे डालना और एक का मतलब होता है यानी आपके जो छिटकवा विधि हाथ के द्वारा छिटक कर अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं छिटकवा विधि। और छिटकवा विधि में भी यानी अपन क्या करते हैं, बुआई के समय डालते हैं। तो यहाँ देखो इसमें भी सबसे पहला अपन ने देख लिया बुआई के समय अपन क्या करते हैं, उर्वरकों को बुआई के समय हाथ से छिटक देते हैं। ठीक है, तो वो आपके छिटकवा विधि के अंतर्गत आ गया। और कौन सा आ गया, यानी इसके अंतर्गत अपन कौन से उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी बुआई के समय छिटकवा, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुआई के समय छिटकवा विधि के द्वारा कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत दूसरा इसके अंतर्गत अपन ने देखा दूसरा आता है टॉप ड्रेसिंग। देखो टॉप का मतलब यानी खड़ी फसल, टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग करना। खड़ी फसल में अपन क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। तो खड़ी फसल में उर्वरकों का प्रयोग आया समझ में। यानी आप जो आपकी खड़ी फसल है, फसल उग गई, उगने के बाद में आप क्या कर रहे हो, आपकी खड़ी है उसमें आप टॉप यानी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हो, उसको कहेंगे अपन टॉप ड्रेसिंग कहेंगे। उसके बाद आता है नंबर 3 साइड ड्रेसिंग। क्या बोलेंगे, साइड ड्रेसिंग। साइड ड्रेसिंग का मतलब होता है यानी अगल बगल। साइड का मतलब क्या साइड का मतलब क्या होता है, पौधा का जो अगल बगल होता है, उस अगल बगल में अपन क्या करते हैं, डालते हैं उर्वरक, उसको अपन क्या कहते हैं, यानी साइड ड्रेसिंग। तो यहाँ लिखेंगे अपन पौधे के अगल बगल में, पौधे के अगल बगल में क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, छिटकवा विधि के द्वारा। उसको अपन ने क्या कह दिया, साइड ड्रेसिंग कह दिया। और उसके बाद में आता है नंबर 4 पे स्पॉट ड्रेसिंग। स्पॉट ड्रेसिंग यानी अपन ने स्पॉट का मतलब एक निश्चित जगह, स्पॉट का मतलब क्या हो गया, एक निश्चित जगह। तो निश्चित स्थान पर उर्वरकों का प्रयोग, निश्चित स्थान पर उर्वरकों का जो प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, स्पॉट ड्रेसिंग कहलाएगा। आ गया समझ में। चलो ये तो आपके यानी ठोस रूप में अपन ने कौन सी विधि देखी, छिटकवा विधि देखी। छिटकवा विधि में अपन ने 4 यूज देख लिए। नंबर 1 बुआई के समय आप डाल रहे हो, नंबर 2 टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल रहे हो, नंबर 3 साइड ड्रेसिंग के रूप में डाल रहे हो, और नंबर 4 आप स्पॉट ड्रेसिंग के रूप में डाल रहे हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यानी आपकी जो संस्थापन विधि थी वो संस्थापन विधि अपन देखते हैं। तो देखो नंबर 2 संस्थापन विधि। संस्थापन का मतलब क्या होता है, संस्थापन का मतलब होता है कि आप क्या करो, यानी उर्वरकों को कुंड की तली में प्रयोग करो या अधोमृदा में प्रयोग करो। आया समझ में। थोड़ा सा यहाँ पर आपके चीज समझ में आई होगी। संस्थापन का मतलब क्या होता है, मृदा सतह से नीचे डालना। संस्थापन का मतलब क्या होता है, मृदा सतह से नीचे डालना। और मृदा सतह से नीचे उर्वरकों को, कौन से उर्वरकों को डालते हैं ये चीज आप ध्यान रखोगे। छिटकवा विधि में नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को आप यूज में ले सकते हो, और जो आपके संस्थापन विधि है इसमें फास्फोरस और पोटेशियम वाले जो उर्वरक है उनका पर सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत अपन ने देख लिया नंबर 1 कूड़ की तली में प्रयोग। पहला देख लिया कूड़ की तली में प्रयोग। कूड़ की तली का यानी अपन ने क्या बनाए, कूड़ बनाए, उनके तली में अपन क्या कर रहे हैं, यानी डाल रहे हैं उर्वरक, उनको अपन कहते हैं कूड़ की तली में प्रयोग। और नंबर 2 अधोमृदा में प्रयोग। नंबर 2 अपन ने देखा अधोमृदा में प्रयोग। अधोमृदा का मतलब यानी मृदा की निचली सतह, मृदा की नीचे को अपन क्या कहते हैं, अधोमृदा। इनमें कौन से उर्वरकों का प्रयोग अपन करते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तीसरा। इसी में कौन सा पढ़ते हैं अपन, तीसरा पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यानी बेसल ड्रेसिंग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसल ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर ये चीज आपको देखनी है।
तो जो भी बेसल ड्रेसिंग होता है उसका मतलब होता है यानी उर्वरकों को ऊर कर देना, यानी यहाँ पर अभी अपन ने कहा ना ऊर्ड की तली में प्रयोग, अधोमृदा में प्रयोग, यानी मृदा सतह से नीचे आप उर्वरक डाल रहे हो उनको अपन क्या कहते हैं, बेसल ड्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, उर्वरकों को ऊर कर देना। ये सब ऊरना शब्द आ सकता है, ऊरने का मतलब वही होता है मृदा सतह से नीचे। फिर आता है नंबर 3 के ऊपर अपन ने देखा गहरा संस्थापन। कौन सा देखा, गहरा संस्थापन, यानी मृदा सतह से तो नीचे डाल रहे हो लेकिन और ज्यादा गहराई पर डाल रहे हो तो उसको कह दिया अपन ने गहरा संस्थापन। और आपके जो धान होता है उस धान में जो उर्वरक यूज में लिए जाते हैं वो कौन सी विधि के द्वारा यूज में लिए जाते हैं, इसी गहरा संस्थापन विधि के द्वारा यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है धान में उर्वरक प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि, धान में उर्वरक प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी विधि, गहरा संस्थापन विधि। ठीक है, आया समझ में। क्योंकि जो धान होता है उस धान में क्या होता है, नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है, अमोनिया के रूप में ली जाती है। तो वहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन का यदि आप ऊपर वाली मृदा में लोगे यूज में तो वहां पर आपके नाइट्रोजन का हार्श हो जाएगा, यानी उसकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाता है यानी आपके गहरा संस्थापन आपके धान में और यूज कर लिया। इसके बाद आता है ड्रिल संस्थापन। कौन सा आता है, ड्रिल संस्थापन। ड्रिल का मतलब आपने पढ़ा था अपन यानी किसमें पढ़ते हैं, जो भी आपके यंत्र है कृषि से संबंधित उसमें सीड ड्रिल एक अपन ने यंत्र पढ़ा था, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब होता है यानी सीड को जो नीचे अपन डालते हैं मृदा सतह से उसके लिए अपन जो काम में लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। तो आपके जो एक ऐसा यंत्र आता है जिसमें दो चीजें साथ साथ चलती रहती है। देखो दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक में अपन क्या करते हैं ओनली उर्वरक का प्रयोग करते हैं और दूसरा जो यंत्र होता है उसमें साथ साथ काम चलता है। एक जो नली होती है उसके द्वारा बीज गिरता रहता है और जो दूसरी नली होती है उसमें क्या होता है, जो आपका उर्वरक होता है वो गिरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने कहा फर्टिकम सीड ड्रिल, जो सीड ड्रिल संस्थापन है इसके अंतर्गत मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, फर्टिकम सीड ड्रिल। फर्टिकम सीड ड्रिल का मतलब ये होता है बीज व उर्वरक साथ साथ प्रयोग में लिए जाते हैं, बीज व उर्वरक साथ साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। इसको अपन ने क्या कहा, फर्टिकम सीड ड्रिल कहा। इसके बाद आता है गोलिका संस्थापन। नेक्स्ट जो संस्थापन है, इस संस्थापन की जो नेक्स्ट विधि अपन काम में ली वो ले लेते हैं गोलिका संस्थापन। चलो यहां देखो गोलिका संस्थापन। देखो गोलिका का मतलब यानी गोली बनाना है अपने को, फर्टिलाइजर जो है उर्वरक है उस उर्वरक की अपने को क्या करना है, गोली बनानी है। और कहाँ डालना है, जो पौधे का जड़ क्षेत्र है वहां पर डालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा काम है, ये लिख देते हैं उर्वरक की गोली बनाकर मृदा सतह से या पौधे के जड़ क्षेत्र में डालना, पौधे के जड़ क्षेत्र में डालना। कौन सा आता है, आपका गोलिका संस्थापन आता है। समझ में आ गई। चलो इसके बाद आगे चलते हैं, यानी आपका दूसरा जो रूप देखा था, एक तो अपन ने कौन सा देखा, लिक्विड फॉर्म देख ली, और दूसरा जो रूप देख रहे हैं ठोस रूप देख लिया, और दूसरा देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म, यानी आप द्रव रूप में भी उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हो। अब द्रव रूप में कौन कौन कैसे यूज में ले सकते हो तो देख लेते हैं अपन द्रव रूप में। इसमें द्रव रूप में देखो सबसे पहले जो विधि अपन काम में लेते हैं वो लेते हैं प्रारंभिक विधि। कौन सी विधि काम में लेते हैं, प्रारंभिक विधि काम में लेते हैं, यानी स्टार्टर विधि जिसको अपन कहते हैं। स्टार्टर जो विधि है इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, नर्सरी में करते हैं। कहाँ करते हैं, नर्सरी में करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं इजी वे में पूछेगा। प्रारंभिक विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है तो आपको बताना है, नर्सरी में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर जो एनपीके होता है, इस एनपीके का अनुपात रखा जाता है।
यानी आपको ये चीज पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज भी है आपके लिए कि प्रारंभिक जो विधि होती है उस प्रारंभिक विधि में, यानी इसको और नाम दे सकते हैं प्रारंभिक उर्वरक विलयन विधि, कुछ भी कह सकते हो। तो प्रारंभिक उर्वरक विलयन विधि या प्रारंभिक विधि डायरेक्ट बोल दो। एनपीके का अनुपात रखा जाता है 1:2:1। क्या रखा जाता है? 1:2:1, या दूसरा अनुपात भी आपको देखने को मिल सकता है 1:1:2। ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको याद रखना प्रारंभिक उर्वरक विलयन विधि कहाँ यूज में ली जाती है? नर्सरी क्षेत्र में यूज में ली जाती है, और जो इसका रेशियो रखा जाता है वो रखा जाता है 1:2:1 या 1:1:2। फिर आता है इसकी दूसरी विधि पर्णीय छिड़काव। दूसरा अपन लेते हैं पर्णीय छिड़काव। मैं पर्णीय छिड़काव को 2-3 बार पढ़ा चुका। पर्णीय छिड़काव मैंने आपको ड्राई फार्मिंग में भी पढ़ाया था, क्योंकि मैंने वहां ये कहा था कि यूरिया के 2% घोल का पर्णीय छिड़काव आपको करना चाहिए। पर्णीय छिड़काव, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहली कंडीशन तो लिख दो कि शुष्क क्षेत्रों में उर्वरक प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि, उर्वरक प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपके पर्णीय छिड़काव ही है। इसमें आपके नाइट्रोजन एंड सल्फर जो पोषक तत्व वाले उर्वरक है उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये चीज यूरिया वाला तो पहले बता ही चुका, और दूसरी चीज आपको और भी पूछ सकता है कि थायो यूरिया के कितने ppm का पर्णीय छिड़काव अपने को करना चाहिए। तो यहां देख लीजिए, यूरिया का तो बता चुका, यूरिया का कितना % होता है? 2% होता है। हालांकि एक चीज मैं और बता देता हूं, इसमें यूरिया के आपको क्या करना है? पर्णीय छिड़काव करना है। क्या करना है? पर्णीय छिड़काव करना है। तो सबसे पहले देखो, यूरिया में क्या होता है? बाईयूरेट होता है। क्या होता है? बाईयूरेट होता है। ये इस बाईयूरेट की मात्रा अपने 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने % से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर्णीय छिड़काव आप कर रहे हो उस समय यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा आपके कितनी नहीं होनी चाहिए? कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी बाईयूरेट के रूप में, ठीक है। यानी यूरिया में 2%, यूरिया के 2% घोल का पर्णीय छिड़काव करते हैं। इस यानी यूरिया में कितना % बाईयूरेट होता है? 1.5% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आप पर्णीय छिड़काव करते हो उस समय यानी बाईयूरेट की मात्रा होती है 0.5% होनी चाहिए। इसी प्रकार अपन देखते हैं थायो यूरिया। क्या देखते हैं? थायो यूरिया। थायो यूरिया के आपको क्या करना है? 500 ppm घोल का छिड़काव करना है। कितने घोल का छिड़काव करना है? 500 ppm घोल का छिड़काव करना है। फिर आता है इसकी तीसरी विधि, मृदा तीसरी विधि अपन देखते हैं, और तीसरी विधि का नाम है मृदा में इंजेक्शन विधि। मृदा में इंजेक्शन विधि, यानी आपको क्या करना है? मृदा में डायरेक्ट ही पौधे के जड़ क्षेत्र में इंजेक्शन देना है। यहाँ पर इसमें क्या होता है? इस विधि का यूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यूएसए में होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। और यूएसए में क्या करते हैं अपन? वहां पर जो आपका एनहाइड्रस अमोनिया है, उस एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग यानी कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? मृदा में इंजेक्शन विधि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आता है यानी नंबर 4 पे फर्टिगेशन। नंबर 4 पे अपन क्या लेते हैं? फर्टिगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। फर्टिगेशन का मतलब होता है सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना। किसके साथ में? सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना। सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। ये तो अपन ने बात कर ली आपके जितने भी उर्वरक हैं उन उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। आज इसी वीडियो में इतना ही। जो भी अपना उर्वरक का पोर्शन आगे बच रहा है, यानी अपने पास में बच रहा बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।